अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट 3 के बारे में। इस वीडियो में हम ना सिर्फ और सिर्फ इसके करेक्ट ऑप्शन जो है उनको इनसर्कल करेंगे, बल्कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक रीजंस क्या हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इसके जो आंसर्स हैं वो तो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसकी बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर सकूं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसकी बिहाइंड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूं, और इसके साथ साथ बाकी के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है वीडियो की, उसमें भी आप लोग सर्च कर सकते हो, या फिर आप MD-CAT 2021 में जाएं, वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, और MD-CAT से रिलेटेड बाकी के MCQs भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय E नॉट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे जो नॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो है जब मेजर करेंगे तो आप E नॉट लगाओगे। इस नॉट का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1 मोलर सोल्यूशन होती है, और टेम्परेचर जो है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज 1 atm। MCQ नंबर सेकेंड, व्हाट इज द कंडीशन नंबर ऑफ प्लैटिनियम इन दिस कॉम्प्लेक्स। आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कंडीशन नंबर क्या है प्लैटिनियम की। सो कंडीशन नंबर याद रखें कि कंडीशन नंबर प्लैटिनियम का इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है 6, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब कंडीशन नंबर होता क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है, यहाँ पे प्लैटिनियम जो है इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल मेटल एटम। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास 6 अनदर लिगेंड्स के साथ अटैच्ड है, सो इसलिए इसके कंडीशन नंबर जो है वो 6 है। 6 लिगेंड्स कौन कौन से हैं? एक आपके पास क्लोरीन है, एक आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, और 4 आपके पास एमाइनो ग्रुप्स अटैच्ड है इसके साथ। नेक्स्ट आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ व्हाट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर आप बात करते हो, दो टाइप की रिएक्टेंट है। एक आपके पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एक आपके पास होता है एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस वो होता है जो कि रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बच जाए, लिमिटिंग वो होता है जो कि सारा के सारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन या इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, सो प्रोटीन्स इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो आपके पास सल्फर है ये सारे के सारे प्रोटीन्स के अंदर मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सारे प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं लाजमी। नेक्स्ट आपके पास है द बायोकेमिकल प्रोसेस यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट इज कॉल्ड। अब यीस्ट की प्रेजेंस आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। आप लोगों ने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा अल्कोहल्स में। नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस आपके पास कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? अल्काइन आपके पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का जो सबसे पहला मेंबर है दैट इज C, ट्रिपल बॉन्ड C, और जब इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं एसिटाइलिन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इथाइलिन जो है, इथाइलिन में आपके पास क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। आपके पास ये होता है CH2, और यहाँ पे भी इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। एसीटोन में क्या होता है कि आपके पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ में 2 CH3 ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। एक इस साइड पे CH3 ग्रुप अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप दूसरा इधर अटैच होगा। इथीन जो है ये वही है जो इथाइलिन है, ठीक है। जब आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, इसके साथ आप 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। BH3 has a geometry with HBH bond angle of 120 डिग्री। अब आपके पास बोरॉन ट्राइहाइड्राइड की बात कर रहा है, इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी? इसकी ज्योमेट्री जो होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। आपके पास बोरॉन जो है सेंट्रल में होता है, ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, इस तरह इसकी ज्योमेट्री बन जाती है, और इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके जो सारे बॉन्ड एंगल होते हैं दोज आर ऑफ 120 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है साइक्लिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एक्सेप्ट। अब इसमें से कौन से ऐसे हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं? अगर आप बात करते हो ए साइक्लिक कंपाउंड की, तो ए साइक्लिक के अंदर क्या होता है?
साइकिल नहीं होता, ठीक है, दे आर स्ट्रेट चेन। इसके अलावा बाकी जो है इनके अंदर चेन पॉसिबल होती है, ठीक है, चेन होती है इसके अंदर। चेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बात करते हो साइक्लोहेक्सेन की, तो साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरह लिखते हैं ना, चेन की फॉर्म में। या अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एसाइक्लिक की बात करते हैं तो उनके अंदर साइकिल नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेटल्स लुक शाइनी एज अ लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस कोलाइड विद द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड मेक देम डैश, दीज इलेक्ट्रॉन गिव लाइट व्हेन डैश। अब आपके पास एक मेटल है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, आप उसके साथ लाइट की इंटरेक्शन करते हो, लाइट की इंटरेक्शन की वजह से होगा क्या, वो एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल बैक करेगा टुवर्ड लो एनर्जी स्टेट, ठीक है, दोबारा से स्टेबिलिटी अटेंड करने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, डी एक्साइट हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन है, पहले आपके पास इस एक्साइटेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, इसकी डी एक्साइटेशन होगी। जब डी एक्साइटेशन होगी तो जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी लाइट ये एमिट कर देगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब अगर हम बात करते हैं फिनोल की, ठीक है, फिनोल आपके पास होता है जब बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, ये ठीक है, जब कन्वर्ट होता है, जब आप इसका हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ये आपके पास कन्वर्ट होता है एक आयन के अंदर जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है इसका रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं, इसका एसिडिक कैरेक्टर होता है। और ये जो आयन बन गया, दिस आयन इज नोन एज फेनॉक्साइड आयन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, ठीक है, अल्कोहल में भी आपके पास क्या होता है कि ये प्रोटॉन लूज कर सकता है, ठीक है, तो आपके पास बनेगा RO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। अब ये RO नेगेटिव आयन जो है दिस इज नोन एज अल्कोक्साइड आयन। अब अल्कोक्साइड आयन में अगर आप देखो तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर आप फेनॉक्साइड आयन की बात करते हो तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं दो, ये क्या करते हैं, पूरी रिंग के अंदर रेजोनेट कर रहे होते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन फिनोल, ठीक है, ये आपके पास राइट ऑप्शन है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, फिनोल के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। सो द राइट ऑप्शन इज बोथ A and B. These two are the factor, that is why phenol is more acidic as compared to alcohol. Next MCQ, if pressure and volume of a gas are variable while temperature remains constant, this belongs to which law? अब इसमें से आपने बताना है कि ये कौन सा लॉ है। तो याद रखें कि जब आप प्रेशर लगाते हो किसी भी गैस के ऊपर तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट आपके पास है SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं सो दैट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस और उसके अंदर वाटर जो है, वाटर हैज द एबिलिटी टू फेवर SN1 रिएक्शन। बेंजीन नहीं दे सकता, कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये नहीं दे सकता, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये भी आपके पास ये रिएक्शन नहीं दे सकता SN1। SN1 रिएक्शन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज फॉर्म्ड एंड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जब हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 कर रहे थे वहां पे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है और वो कार्बोकेटाइन जो है इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट एनी। अब इंस्टेंटेनियस रेट कौन सा होता है, ठीक है, दैट अकर एट एनी वन इंस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस MCQ। नेक्स्ट आपके पास है रेडॉक्स रिएक्शन आर एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ व्हाट। रेडॉक्स रिएक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, दूसरा एक एलिमेंट क्या करता है उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो आपके पास उसको हम रिडक्शन कहते हैं। सो रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ फूड। सो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम यूज करते हैं फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट टर्न मिल्की एट। अब जब आप पढ़ते हो लिक्विड क्रिस्टल्स में आपको ये चीज मिलेगी, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज 145 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की बात करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, इससे एक मिल्की लिक्विड बनेगा एट 145 डिग्री। अगर हम इसको हीट करते हैं सो द मिल्की लिक्विड सडनली बिकम्स क्लियर एट 179 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम उसको कूल कर देते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा, उससे दोबारा से
क्लियर लिक्विड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, 145 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मिल्की लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास ये मिस प्रिंट है, ठीक है, तो मिस प्रिंट में यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रोडक्शन ऑफ रफ आयरन मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन मॉलिक्यूल हैव टू डबल बॉन्ड। नहीं, बेंजीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेंजीन के अंदर होते हैं अल्टरनेट, डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। सो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, नहीं, अल्टरनेट, डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डीलोकलाइज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके पास क्या हो सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं विद इन द होल रिंग। तो आपके पास क्या होगा, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड जो है अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर, इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। 1 सिग्मा बॉन्ड नहीं, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डायमर ड्यू टू। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो डायमर बना देता है। सो डायमर जो है फॉर्मेशन, उसकी रीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है, डायमर की फॉर्मेशन कर देता है। सो व्यूअर्स यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, 2 जगह पे बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डायमर। नेक्स्ट आपके पास है एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम इज। फॉस्फेटेज एंजाइम के लिए जो एक्टिवेटर यूज होता है दैट इज मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है a liquid crystalline state exists between 2 temperature that is melting temperature and clearing temperature, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये आपके पास यहाँ पे मिस प्रिंट है तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। a liquid crystalline state exists between 2 temperature, 2 टेम्परेचर के बीच में लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट करता है। एक आपके पास होता है मेल्टिंग टेम्परेचर और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्लियरिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास है प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वाज आइडेंटिफाइड बाय। प्लाज्मा को इनिशियली सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज विलियम क्रोक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज पॉलीमराइजेशन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म व्हाट। पैरा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पैरा एल्डिहाइड। सो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको मैंने बता दिया है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में इट पोलिमराइजेस और पोलिमराइज होकर क्या बन जाता है, पैरा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट आपके पास है देयर आर जस्ट ओनली अ फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म बाय नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के कुछ ही कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, दोज आर स्टेबल। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी आपके सामने गिवन है, ठीक है, ये आपके पास xenon डाइफ्लोराइड है, दिस इज स्टेबल। देन यू हैव xenon ऑक्सी डाइफ्लोराइड, दिस इज आल्सो स्टेबल। देन यू हैव xenon ट्राइऑक्साइड, ये भी आपके पास क्या होता है, स्टेबल होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपके पास है हु एट्रीब्यूटेड द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये तो आप सबको पता होगा दैट इज वंडरवॉल। वंडरवॉल की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। उसकी बेसिक रीजंस क्या है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो 2 फॉल्टी असम्पशंस थे, एक टेम्परेचर वाला और एक प्रेशर वाला, उसने क्या किया था कि वंडरवॉल इक्वेशन प्रेजेंट की थी और उसमें उसने सोल्यूशन बताया था उन 2 फॉल्टी असम्पशंस का। नेक्स्ट आपके पास है एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन अगर आप लोगों ने करनी है तो उसके लिए आपको क्वांटम नंबर चाहिए। आपके पास 4 क्वांटम नंबर हैं, जैसे आप पढ़ते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और 4th वन जो है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अगर आपने इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करनी है कि कौन से शेल के अंदर होगा, कौन से ऑर्बिट के अंदर होगा, सो उसके लिए आपको 4 क्वांटम नंबर जो है चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एंजाइम्स आर डैश इन नेचर। तो याद रखें एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। प्रोटीन्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स से। नेक्स्ट आपके पास है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल्स एंड व्हाट। अब अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करते हो, ठीक है, सो दोज आर इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल एंड आइसोट्रोपिक्स लिक्विड। अब आइसोट्रोपिक लिक्विड्स कौन से होते हैं? ये वो लिक्विड्स हैं दैट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग व्हाट। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों ने 10th क्लास के सबसे लास्ट चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा। इसी तरह सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में आपने केमिकल इंडस्ट्रीज में पढ़ा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो अर्थ सरफेस से क्रूड पेट्रोलियम निकालते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट फ्रैक्शंस आपके पास ऑब्टेन होते हैं, जैसे आपके पास है एलपीजी है, ठीक है, पेट्रोलियम है, नेफ्टा वगैरह आप लोग ऑब्टेन करते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आपके पास है इन प्रोटीन्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन। अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास वो बॉन्ड है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन highly electron deficient hydrogen atom and highly electronegative atom like oxygen, fluorine and nitrogen. नेक्स्ट आपके पास है which of the following centers are present in the carbonyl compound। अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं, सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी होता है। पहले तो हम लोग बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में, ठीक है, या कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मौजूद है। अगर वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। अब थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऐसे होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, तो कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। नेक्स्ट आपके पास है शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज व्हाट। अगर आप किसी भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो है उसको शिफ्ट कर लेते हो, सो इससे आपके पास होगा क्या? आपके पास यील्ड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। यील्ड ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप अमोनिया की सिंथेसिस की बात करते हो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट गिव्स यू अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर आप लोग क्या करते हो, जो अमोनिया बन रहा है टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप उसका अमोनिया जो है बाहर निकाल लेते हो। तो होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं वो दोबारा से कन्वर्ट होंगे और वो मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उस इक्विलिब्रियम को दोबारा से रीगेन कर लें और आपके पास ज्यादा से ज्यादा अमोनिया की सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट आपके पास है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन मिनरल एसिड प्रोड्यूसेस। अगर आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और उसके अंदर कोई मिनरल एसिड डाल लेते हैं, तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज की होगी? यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स। आपके पास अल्केन्स की प्रोडक्शन होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मैट्रिक और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जब आप जिंक को ट्रीट करते हो मिनरल एसिड के साथ, आपके पास जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन बन जाता है। इसी नेसेंट हाइड्रोजन को जब आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास है एरोमेटिक कंपाउंड दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल से आप लोग क्या चीज ऑब्टेन कर सकते हो? कोल से आप लोग टॉल्वीन जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हो। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज टॉल्वीन? जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हो, सो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा दैट इज नोन एज टॉल्वीन, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कोल। नेक्स्ट आपके पास है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। जब आप इथीन की पॉलीमराइजेशन करते हो तो आपके पास कौन सा पॉलीमर बनेगा? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज पॉलीइथाइलिन। सो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा?
पॉलीइथीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इन द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव वैल्यू। आपने बताना है कि इनमें से पॉजिटिव वैल्यू किसकी होगी। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर बी, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यस, जब आप सिस्टम के ऊपर काम करते हो तो दैट वुड बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव चेंज इन एनर्जी विद हीट कॉज्ड बाय देम, सो ये आपके पास क्या होगी, दैट वुड अगेन नेगेटिव साइन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज यूनिटी, द रेट इज कॉल्ड। अब ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। जब आपके पास रिएक्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या चीज होती है, रिएक्टेंट्स होंगी, जब उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी की इक्वल होगी, यूनिटी का मतलब 1 की इक्वल होगी, दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है, विच विल नीड मैक्सिमम एनर्जी टू रिमूव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है, सो मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होगी, पोटाशियम जो है इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है, रिएक्शन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन विद HCl प्रोड्यूसेस। जब आप विनाइल एसिटाइलिन को HCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, क्लोरोप्रीन की फॉर्मेशन होगी। सो यहां से आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके पास विनाइल एसिटाइलिन है, इसको जब हम ट्रीट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। अब यहाँ पे आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, मे भी आपको समझना है तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्लोरीन एटम अटैच होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए आप इसके साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन एटम्स लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सो दिस इज नॉन एज क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट आपके पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाट। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग किस चीज से बना सकते हैं, सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ईस्टर्स एंड नाइट्राइल्स। ईस्टर और नाइट्राइल्स जो हैं इनसे हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं किस चीज की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन यू रिएक्ट इट विद अल्कोहल, तो आपके पास इसके अंदर आपने एसिड भी डालना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, ईस्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्राइल्स की, नाइट्राइल्स को हमने कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जब आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो इन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कि दीज आर नाइट्राइल्स व्हेन दे आर अटैच्ड विद एनी ऑर्गेनिक चेन, ठीक है। आपके पास ये आर ग्रुप है, ऑर्गेनिक चेन अटैच्ड हुई हुई है। सो देखें, इसके अंदर भी आप वाटर ऐड कर दो और एसिड डाल दो तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, और यही आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, विच ऑफ द स्पीशी हैज परमानेंट डायपोल मूवमेंट। अब इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि ऐसी कौन सी स्पीशी है जिसका डायपोल मूवमेंट परमानेंट है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, और इसकी रीजन क्या है, रीजन इसकी यह है कि ड्यू टू डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री SF4 हैज परमानेंट डायपोल, ठीक है। इसकी परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है, अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखते हो तो दैट इज नॉट टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड होती है। यही आपके पास इसकी बेसिक रीजन है कि दैट हैज परमानेंट डायपोल मूवमेंट। लेकिन अगर हम बाकी जो गिवन है उनकी बात करते हैं, सो दे हैव नो परमानेंट डायपोल मूवमेंट। सो इसमें हम अगर BF3 की बात करते हैं, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। अब उसकी रीज़न क्या है, ऑल्दो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पोलर बॉन्ड्स मौजूद है। BF3 का डायपोल मोमेंट जो है दैट इज 0। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अलावा आप देख सकते हो इसके अंदर एक रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मौजूद होती है। अब इसलिए जो इंडिविजुअल डायपोल होते हैं वो इसके कैंसिल आउट हो जाते हैं, और रिजल्टेंटली हम कहते हैं कि इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम सिलिकॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं, सो इसमें आप देख सकते हो इट हैव 4 बॉन्ड पेयर विद 0 लॉन पेयर, और इसके बाद ये जो है मॉलिक्यूल टोटली सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इट इज़ नॉन पोलर, और जब ये नॉन पोलर है तो उस वजह से हमारे पास क्या है, इट हैव 0 डायपोल मूवमेंट।
अगर हम जीनॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ से ट्रैक करेगा तो उस वजह से बॉन्ड्स इसके क्या होंगे, पोलर होंगे। बट द नेट वेक्टर सम ऑफ द पोलैरिटीज ऑफ जीनॉन एंड फ्लोरीन बॉन्ड इज जीरो एज दे कैंसल आउट ईच अदर, सो दैट इज वाई नेट डायपोल मोमेंट जो होगा इसका जीरो होगा। MCQ is the number of charges present on a cation depend on a number of electron dash by the atom। अब केटाइन कौन सा होता है? केटाइन वो स्पीशी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव सोडियम, अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1 चार्ज आएगा। ठीक है, इफ़ वी हैव मैग्नीशियम, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी लॉस्ट बाय द एटम। ठीक है, एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट आपके पास है इन अल्डोल कंडेंसेशन न्यूक्लियोफाइल इज डैश। इसके जो राइट ऑप्शन है दैट इज कार्बेनाइन। ठीक है, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज कार्बेनाइन। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एल्डोल कंडेंसेशन। नंबर फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फा कार्बन ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बाय बेस। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल बनेगा। यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बेनाइन। अब ये क्या है? दैट वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आपके पास है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे निकल 4 कार्बोनाइल लिगेंड्स के साथ अटैच्ड है, सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट वुड बी 4, या ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर इसमें से कौन सा नहीं है? वेजिटेबल घी। ठीक है, जब आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लाइक अल्कीन्स हैं, आप उनकी हाइड्रोजनेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो दोज आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। इट इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। Your next MCQ is which type of carboxylic acid is produced from the hydrolysis of nitriles? Various options are given. Option number A, beta hydroxycarboxylic acid, acids having 1 carbon more than the starting material, acids having 1 carbon less than the starting material, और option number D जो है that is alpha hydroxy acid। So इसका जो right option है that is option number B। इसको आप पंजाब टेक्स्ट बुक की जो पेज नंबर 252 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, वहाँ से देख सकते हैं। देखें, कंपाउंड्स हैविंग साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड नाइट्राइल्स। Hydrolysis of alkane nitriles on boiling with mineral acids or alkalis yields corresponding carboxylic acids. Now here we have the nitrile, it react with water। ठीक है, आपके पास क्या बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है। जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है? वो ये है कि इट मे बी नोटेड दैट एसिड प्रोड्यूस्ड हैज 1 कार्बन एटम मोर देन द ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। सो राइट ऑप्शन आपके पास जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। The next MCQ is dipole-dipole forces has direct relationship with what? So इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। Greater the strength of these dipole-dipole forces, greater are the values of thermodynamic parameters like melting point, boiling point, heat of vaporization and heat of sublimation. It means dipole-dipole forces has direct relationship with thermodynamic properties of substances. So the next MCQ is critical temperature of ammonia is। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं एमोनिया की, सो दैट इज 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके पास है द अल्कोहल विच इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसे अल्कोहल है जिसकी आप ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं कर सकते। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जो है इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये जो MCQ है ये आपके पास है पेज नंबर 217 से। ठीक है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में से। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट, दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव अल्कीन्स। ठीक है, ये आपके पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जब आप डालते हो तो उसके बाद क्या होता है कि ये आपके पास अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन्स के अंदर। ठीक है, दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। So the next MCQ is a compound has an empirical formula this C2H2O. If the experimental molecular weight
is found to be in the range of 16 to 17 molecular formula mass of this compound is. आपको molecular weight given है, ठीक है, that is in the range of 16 to 17, मतलब आप इसको 16 भी ले सकते हो, 17 भी ले सकते हो। सो इसको करने का जो तरीका है वो इजी है, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला है, इसमें आप देख सकते हो कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एम्पेरिकल फार्मूला के साथ। सो अगर आप मोलिकुलर वेट निकालते हो C2H2O का, तो वो आपके पास कितना बनेगा? कार्बन का होता है मास 12, तो आप करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो आप लिखोगे 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो आप लिखोगे 16। इन सब को आप मल्टीप्लाई और ऐड कर दें तो आपके पास आंसर बन जाएगा 32। अब ये आपके पास बन गया, दिस इज मोलिकुलर वेट। इसको आपने एम्पेरिकल फार्मूला वेट के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन है 16। सो जब आप इसको 16 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब इस 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना एम्पेरिकल फार्मूला के साथ। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास गिवन है C2H2 और O। इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा C4H4 और O2। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है क्वांटम नंबर है वैल्यू ऑफ 2p ऑर्बिटल आर। 2p की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2p का मतलब ये है कि दिस इज n और दिस वन इज l। l की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। स्मूथल क्वांटम नंबर में आप लोग पढ़ते हो 1, 2 और 3, 0 for s, 1 for p, 2 for d एंड 3 for f। सो आपके पास p है, p के लिए जो वैल्यू होगी दैट वुड बी 1, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 1 n टू l1। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का दैट इज़ 4। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो द नेक्स्ट MCQ इज द नेचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, सो इट हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शन, hence the value of any physical properties is same along any direction, that is why they are isotropic in nature. So right option is option number A. अगर हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की बात करते हैं, सो उनके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो? एनिसोट्रोपिक पढ़ते हो, एनिसोट्रोपी पढ़ते हो। एनिसोट्रोपी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब आप लोग पढ़ते हो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, कि जो आपके पास होता है ग्रेफाइट, उसमें क्या होता है कि लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शंस होती हैं। अब ये वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शंस जो होती हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन है, इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसको हम एनिसोट्रोपी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ में आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन अप टू। एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि ये इस रिएक्शन को स्पीड अप करता है अप टू 10 raised to the power 20, ठीक है। इतनी इसकी स्पीड होती है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने की या बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने की। एंजाइम है तो हम बायोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैटलिस्ट होता तो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज MCQ, ठीक है, दैट सेज दैट सल्फर सल्फर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर। आपके पास आयन पेयर्स गिवन हैं, आपने बताना है कि इसमें सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड कौन से आयन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। जो आपके पास है S2O7 -2 आयन, इसको हम कहते हैं पायरोसल्फेट आयन। नेक्स्ट आपके पास है S2O3 -2 आयन, इसको हम कहते हैं थायोसल्फेट आयन। इसके बाद आपके पास है S4O6 -2 आयन, दिस इज टेट्राथायोनेट। नेक्स्ट आपके पास है S4O6 -2, दिस इज नॉन एज टेट्राथायोनेट। और उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर आयन गिवन है वो है S2O8 -2 आयन। इसका जो नाम है दैट इज परऑक्सी डाइसल्फेट। सो ये तो आपको मैंने इन आयन्स के नाम बता दिए। अभी मैं आपके सामने इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सो ये नाम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब आपके सामने स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फॉर S2O7 -2 आयन, द सेकंड वन इज S2O8 -2 आयन,
फिर आपके पास है S4O6 नेगेटिव 2 आयन, देन यू हैव S2O3 नेगेटिव 2 आयन। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है। सो यहाँ से अब देख सकते हो कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर ये वाला है, यहाँ पे देखें सल्फर और सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो सल्फर और सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इधर अगर आप S2O8 के अंदर देखो तो यहाँ पे सल्फर और सल्फर के बीच में कहीं भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के बीच में तो बॉन्ड है, लेकिन सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, S4O6 नेगेटिव 2 आयन के अंदर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, S4O6 नेगेटिव 2 आयन के अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है और S2O3 नेगेटिव 2 आयन के अंदर भी सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो डियर व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट PMC प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। मज़ीद टेस्ट देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।